हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मॉड्यूल 1 के लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और हमारा जो तरीका है, पहले हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे, फिर इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स की हेल्प से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे और फिर टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने डे को बिल्कुल प्लान करके किया करो। आपको पता होना चाहिए कि डे एंड पे आपने कितना टारगेट अचीव किया है। कंप्यूटेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। जैसे आप कोई सब्जेक्ट करते हो, किसी के क्वेश्चन आंसर बनाते हो, या जीएसटी में कंप्यूटेशन के इतने सवाल करने होते हैं, इनकम टैक्स में, तो वो कंप्यूटेशन को अपनी लाइफ में भी लेके आओ कि आपके रूटीन की भी कंप्यूटेशन होनी चाहिए। और आप जब किसी से बात करें तो इतने कॉन्फिडेंट रहें कि भाई मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी थी, उस कैपेसिटी का मैंने कितना अचीव किया है। अगर आपने 75% अचीव किया तो आप बोल सकते हैं कि आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो 75% है। 80% किया तो भाई 80%। और आपको मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी क्या है वो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, वो अच्छे से पता होती है। इस लेवल पे आके तो कैपेसिटी के बारे में तो बता ही नहीं सकते। हाँ, बस उस कैपेसिटी को अचीव कैसे करें, उसके बीच में अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसको कैसे हटाएं, वो सब डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन। वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो आपको ये देखना है कि अभी तक हमने ये देखा कि पहले तो ये समझा सप्लाई क्या है। उसके बाद हमने देखा कि सप्लाई हो गया तो जी कौन सा टैक्स लगा है, इंटरेस्टेड है। उसके बाद देखा जी किस सरकार को पैसा मिलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर देखा कब मिलेगा पैसा, टाइम ऑफ सप्लाई, है ना। फिर देखा कि जी कुछ ऐसे सप्लाई हैं जिसको सरकार ने एग्जिम्पशन भी दे रखी है, टैक्सेबल सप्लाई थी बट एग्जिम्पशन मिल गई, इस वजह से उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर वो सब नहीं जानते तो हम तो हर एक पे जीएसटी लगा के लोगों से पैसा ले लेते और सरकार को दे देते, फिर महंगी महंगी चीज़ें लोगों को तक पहुँचती, कंज्यूमर्स तक। तो अब ये सब समझने के बाद अब बारी आ रही है कि भाई जीएसटी किस वैल्यू पे होगा, वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखते हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई बंदा 1 लाख की वैल्यू को अगर 1,000 कर दे और फिर उस पर जीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी लगाता रहे तो अल्टीमेटली तो नुकसान हो ही जाएगा सरकार का। तो अब ये 1,000 की जगह 1 लाख ही होनी चाहिए। उसको करने के क्या तरीके हैं और उसको चेक करने का क्या तरीका है, क्योंकि लोग तो असली खेल यहीं पे खेलेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ही घटा दो, दे लो भी जितना पैसा लेना है, लेकिन वैल्यू ही कम कर देंगे तो एक्चुअल में तो उसकी टैक्सेशन कम निकलेगी ना, टैक्स की वैल्यू कम निकलेगी। तो वही इस चैप्टर में समझेंगे कि वैल्यू कैसे। और एज ए सीए आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। एज ए ऑडिटर आप जाओगे कि भाई इसकी वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, जीएसटी ऑडिट करोगे तो ये देखना होगा, है ना। सिर्फ टैक्स प्लानिंग का रोल नहीं है सीए का, इवन सीए जो है वो बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है, सीए कॉम्प्लाइंसेज में हेल्प करता है, सीए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देता है, जिसमें ये सब होता है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ के एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही, वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सेटअप है या नहीं, वहाँ पे कोई फ्रॉड तो नहीं है, फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई फेक चीज़ें हो रही हो सिस्टम में। तो ये सब चीज़ें भी तो रोल है। ये सब हम तभी पता लगा पाएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, एग्जाम तो क्लियर कर ही लेंगे। तो देखो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। एक है कि जो सप्लायर है वो ऐसे इंसान को गुड्स या सप्लाई कर रहा है, गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है जिसको वो नहीं जानता। अब जैसे हम मॉल चले गए, मॉल में किसी दुकान में चले गए, दुकान में अपने लिए कपड़े ले लिए, क्या वो हमें जानता है? नहीं जानता है ना। तो वो हमें अपना कपड़े देगा, वो हमसे पैसे ले लेगा, तो हम उसके लिए क्या हो गए? अनरिलेटेड पर्सन। वो सप्लायर है, हम उसके लिए क्या हो गए? अनरिलेटेड पर्सन। और हम उसको पैसा वही दे रहे हैं जो उसने डिसाइड किया है ना। ठीक है, वो नेगोशिएशन करते हैं लेकिन अल्टीमेटली तो वो अपने हिसाब से ही तो पैसा डिसाइड करके हमें अपने सामान बेच रहा है। वो तो उसे कहते हैं सोल कंसिडरेशन, जहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर रहे क्या प्राइस होना चाहिए, वो डिसाइड कर रहा है। अब मान लो अगर आपने नेगोशिएट भी किया और उसके ऐसा प्राइस आपने उसको बोल दिया, तो क्या वो आपको दे देगा? अगर वो प्राइस अगर उसके हिसाब से ठीक नहीं है तो नहीं बेचेगा वो। तो इसका मतलब प्राइस अभी भी नेगोशिएशन के बाद भी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको दे रहे होते हैं। तो ये हो गया सोल कंसिडरेशन। तो हम क्या हो गए उसके लिए? अनरिलेटेड पर्सन। वो जो हमें जिस पैसे पे दे रहा, हम जिस पैसे पे वो कपड़े ले रहे हैं, उसका मतलब वो सोल कंसिडरेशन, मतलब उसकी मर्जी से वो कंसिडरेशन फिक्स हो रही है। तो जब ये केस है तो उस केस में क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15(1). ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(1) की प्लस
एलिमेंट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15.2 15.3। मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू तो ले ही लेंगे अकॉर्डिंग टू। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू में हम 15.2 और 15.3 की भी चीज़ें ऐड करेंगे। अब वो नीचे पढ़ लेंगे 15.2 में क्या है और 15.3 में क्या है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। अनरिलेटेड बंदा है, अनरिलेटेड पर्सन है, सोल कंसिडरेशन है, सिंपल सी चीज़ है। जितने पे वो माल दे रहा है मतलब गुड्स सप्लाई कर रहा है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लो, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो एडिशन करने हैं वो 15.2 और 15.3 में मेंशन है, वो सब चीज़ें ऐड कर देंगे, कहानी खत्म। अब देखते हैं जहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है रिलेटेड पर्सन को। अब हम मॉल में गए, हम उसी दुकान में गए, पता चले वो तो मेरे चाचा की दुकान है, मेरे मामा की दुकान है। तो अब जब वो मुझे बेचेंगे तो क्या मैं उनके रिलेटेड पर्सन हो जाऊंगा? यस, मैं रिलेटेड पर्सन में आ गया। क्या वो मुझे उसी प्राइस पे देंगे जिस पे वो अनरिलेटेड पर्सन को देते हैं? नहीं देंगे। वहाँ पे हो सकता है बहुत ही कम प्राइस पे मुझे दे दे। तो सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे प्राइस सोल कंसिडरेशन पे डिसाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं जो बोलूँ उस पर वो दे दे। तो सोल कंसिडरेशन ही तो रिलेटेड पर्सन का होना, प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन पे नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं वो चार्ज कर पा रहे कंज्यूमर। सप्लाई इज अ नोटिफाइड सप्लाई, और सप्लाई क्या है? एक नोटिफाइड सप्लाई है। 15.5 देख लेंगे सेक्शन, उसमें नोटिफाइड सप्लाई भी है। तो ऐसे केस में वैल्यू टू बी डिटरमाइंड अंडर चैप्टर 4 ऑफ द CGST रूल 2017 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसके लिए हमें फिर रूल देखना है। इसके लिए हमें क्या देखना है? रूल देखना है। CGST रूल 2017, उस रूल में चैप्टर नंबर 4 में सारी चीज़ें दी गई है कि ऐसे केस में कैसे डिटरमाइन करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ inclusion in value under section 15.2। अब 15.2 में क्या क्या इंक्लूड करना है ट्रांजेक्शन वैल्यू में? तो देखो, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा कोई भी अदर टैक्स लगा हुआ है वो भी आप ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करोगे। थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय रिसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई विच सप्लायर वाज लायबल टू पे एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। अब जैसे कि खरीदने वाला मतलब बायर जा रहा है सप्लायर के पास कि भाई तुम सुनो, तुम ये जो प्राइस है ना वो कम कर देना, क्योंकि तुम्हें जिस बंदे को पैसे देना ना सप्लायर को, मैं उसको डायरेक्टली दे देता हूँ, तो तुम उतने से ये बिल कम कर देना। तो अब ये थर्ड पार्टी पेमेंट भी ऐड कर दो। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एनीथिंग डन इन द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई टिल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मतलब डिलीवरी तक जितने भी अगर इंसिडेंटल खर्चे हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस हो गए या जो भी है, वो सारे इंसिडेंटल खर्चे, पैकिंग सप्लाई हो सकता है, वो सब ऐड कर दोगे आप। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस ऑफ सप्लाई अदर देन द वंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी ने कोई सब्सिडी दिया है जिसकी वजह से उसने अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू को कम कर दिया तो वो भी आप ऐड करोगे। मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दी है तो आप वो माइनस कर सकते हो। फिर है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो वो आपसे अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेट फी चार्ज करता है, पेनल्टी लेता है कंसिडरेशन लेट देने से, तो भी वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड कर देंगे। अब एक्सक्लूजन, क्या क्या एक्सक्लूड कर देंगे वैल्यू में? डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई आर रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। मतलब अगर कोई डिस्काउंट दिया है सप्लाई के टाइम में या उससे पहले और इनवॉइस में मेंशन भी है तो वो डिस्काउंट आप माइनस कर दोगे। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और इंसेंटिव इफ नोन टिल सप्लाई और लिंक टू इनवॉइसेज एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर। अब मतलब ये है कि सप्लाई हो गई है, फिर बाद में ये है उसको दिया हुआ है कि जी, जैसे मान लो कि एक डीलर है, उसने अपने सप्लायर को या रिटेलर को दे दिया कि भाई 5,000 गाड़ियाँ तुम ले जाओ और इसको बेचो। अगर 5,000 गाड़ियाँ बेच दोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा 10% डिस्काउंट। अब देखो कंडीशनल है, तो अभी तो उसने 5,000 गाड़ी दे दी उसको, अब वो बंदा 2 महीने 3 महीने या 1 क्वार्टर का टारगेट है, 1 क्वार्टर में वो बेच देता है, तो फिर वो उसको बोलता है कि भाई, तो उस ऐसे केस में क्या होगा, इनवॉइस रिवाइज होके उसको डिस्काउंट कंसीडर कर दिया जाएगा और इसने जो आईटीसी ले ली होगी ना 5,000 गाड़ी खरीदने पे, उस आईटीसी को भी रिवर्स करेगा। एक ऐसा भी केस हो सकता है, तो वो है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का केस। अब सवाल ये है कि क्या रूल्स यहाँ पे हमें इन्होंने दिया है? नहीं। तो क्या हम रूल देखें, क्या रूल है आपके उसमें? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे तो रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। क्या रूल है या नहीं है वो देख लेते हैं। रूल्स होने तो चाहिए। डिस्काउंट गिवन का कॉन्सेप्ट है सबसे, आई थिंक हम जब एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन करेंगे तो अगर वो रूल वाला पार्ट आएगा तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे और इस चैप्टर के
रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इसके लेटेस्ट रिकैपिटुलेट सेक्शन के क्वेश्चन को या फिर मतलब रिवीजन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब डिस्कस करेंगे इसके सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, ठीक है, और उसके थ्रू और अपनी रिवीजन की डेप्थ को बढ़ाएंगे और कवर करेंगे सारा का सारा सिलेबस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।